Hi, I'm Dr. शिखा। मैंने अपनी MBBS 2018 से की है ट्वेल्थ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। मैं ट्वेल्थ में गई थी 2016 में, और जब मैं ट्वेल्थ में गई थी तब मैं किसी को रशिया में जानती नहीं थी। लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं, इंडियंस भी बहुत है, वहाँ के जो लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत सपोर्टिव है। और पहला एक हफ्ता लगता है थोड़ा एडजस्ट करने में, बट उसके बाद आपको आदत पड़ जाती है, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कैसे रहना है, कैसे चीज़ें खरीदनी है, कैसे काम करना है। और जो है वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई में कोई ऐसी सच परेशानी नहीं है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आती चीज़ें, या कोई किसी भी टॉपिक में कुछ नहीं लग रहा है कि आपको और क्वेश्चंस पूछने हो और चीज़ें पता करनी है, तो आप टीचर के पास जाके नॉर्मली, अपने डॉक्टर्स के पास जाके आप नॉर्मली पता कर सकते हो। और वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए कि नहीं बताएंगे या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ाई अच्छी होती है। अगर आप पढ़ने वाले हो तो आप पढ़ सकते हो वहाँ पे। अगर नहीं पढ़ने वाले तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ पे आप नहीं पढ़ोगे। और जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं तो इनमें भी वही पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आपका माइक्रोबायो और केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद आपकी जब थर्ड ईयर के बाद आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इंटरनल मेडिसिन हो गया और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हो गई। ये सारी चीज़ें आपकी थर्ड ईयर के बाद आते हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। फर्स्ट टू सेकेंड ईयर तक आपके जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं सिर्फ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि तब तक आपको हॉस्पिटल नहीं जाना होता है। लेकिन थर्ड ईयर से स्टार्ट होती है। आधी आपकी क्लासेस हॉस्पिटल में होती है, आधी आपकी क्लासेस यूनिवर्सिटी में होती है। थर्ड ईयर के बाद आपको जितनी भी क्लासेस है रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, क्लिनिकल रोटेशन, जो आपको हॉस्पिटल में जाके अटेंड करनी पड़ती है। वहाँ पे जो खाने वगैरह का सीन है वो भी कोई ऐसा कोई परेशानी नहीं होती। मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियन लोगों के लिए भी खाना है वहाँ पे। इतनी वैरायटी नहीं रहती आपको इंडिया में मिलेगी, लेकिन खाना काफ़ी है वहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए, अगर आपको बाहर से खाना है। मैं खुद भी बनाती थी, तो खुद बनाना भी ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि वहाँ के जो हॉस्टल्स है उसमें आपको एक किचन मिलता है, एक बेडरूम मिलता है, जो 2 या 5 लोग जिस भी हिसाब से बेडरूम मिलते हैं। अगर 5 लोग शेयर करते तो 2 बेडरूम होते हैं, जिसमें एक में 3, बड़े वाले बेडरूम में 3 और छोटे वाले बेडरूम में 2 लोग होते हैं। आपके रूम में आपको सब कुछ मिलता है, सब कुछ प्रोवाइडेड होता है बाय दी हॉस्टल। और किचन में आपको बर्तन वगैरह भी, अगर कोई वहाँ पे पहले से रह रहा है तो बर्तन मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो आप खरीद सकते हैं, इंडिया से ला सकते हैं। आपका खर्चे को ज़्यादा नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी तक जाना नहीं है तो आप हॉस्टल से बाहर निकलेंगे, सामने बस मिलती है। कभी कभी थोड़ी दूर, मतलब चेंज होती रहती है, कभी कभी थोड़ी दूर मिलती है, कभी पास मिलती है। तो वो कब जा रहे हैं आप किस हिसाब से जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बस सीधा यूनिवर्सिटी के आसपास भी छोड़ देती है, कभी सामने भी छोड़ती है। वो फिर वो चेंज होता रहता है वो उसका बस का टाइमिंग। और टैक्सीज भी ईजी मिल जाती हैं। आपकी ट्रैवलिंग में भी कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगता। जब मैं वहाँ पर रहती थी 25 रुपीज़ लगते थे, जो अप्रॉक्सीमेटली आपके 25 रुपीज़ के हिसाब से हो जाते हैं पर टिकट। और आप कितनी भी दूर जा सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा दूर जाते ज़्यादा पैसे नहीं होते, ही पैसे लगते हैं। मैंने तो ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि पहले तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की थी अपनी यूनिवर्सिटी पे कि मुझे कहाँ जाना है। ट्वेल्थ में अच्छा पढ़ाते हैं, ट्वेल्थ में सबसे मेरा मेन क्राइटेरिया था कि मुझे इतना ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि लगेज बहुत सारा लेके जाते हो आप, तो मुझे इतना ट्रैवल नहीं करना कि डोमेस्टिक भी ट्रैवल करूँ मैं रशिया में। तो मैं दिल्ली से सीधा मॉस्को तक से गया, 2 घंटे की मेरी कार राइड होती थी हॉस्टल तक के लिए, जो बहुत कन्वीनियंट होती है आपको अगर घूमने जाना है कहीं पे भी। जो मेरा प्रायोरिटी थी कि मैं चाहती थी कि घूमने जाओ, तो आप मॉस्को के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं, 2-2.5 घंटे लगते हैं ट्रेन में भी, और बहुत चीप होती है ट्रेन भी मॉस्को तक के लिए। तो आप घूमने जाना चाहते हैं घूमने जा सकते हैं। आप तो इनमें रहते हैं, पढ़ाई जब तक आप पढ़ाई करो, क्योंकि माहौल वैसा होता है, शांति होती है, तो आप तो इनमें पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आपको घूमने जाना तो आप मॉस्को नहीं कर सकते भी ट्रेन पर। मेरी ग्रेजुएशन हुई थी जून 2022 में। उसके बाद भी मैं 1 महीना रशिया में रुकी थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था रशिया में रहना, और मैं मिस करने वाली थी उसे। बट मुझे और मैंने ऑस्ट्रेलिया आने का कैसे डिसाइड किया, मुझे इंडिया वापस काम नहीं करना था, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, मैं लोगों से
रशिया में तो एक्सपोजर मुझे मिला, जो दूसरे डॉक्टर थे, दूसरे लोग थे, दूसरी कंट्रीज़ के लोग थे, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, तो बहुत तरीके के लोग मिलते हैं आपको। तो आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। मुझे इंडिया का काम नहीं करना था, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में जो है वर्क लाइफ बैलेंस आपका बहुत अच्छा है। आपकी लिमिटेड टाइम होता है, उतने ही घंटे काम करना होता है। काम करके आप घर पे आइए, पैसे आपको अच्छे मिलते हैं, इंटर्नशिप से अच्छे मिलते हैं पैसे। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कितना पैसे हैं, क्या है, किस स्टेट में, हर स्टेट की अलग अलग सैलरी होती है। और यहाँ पे जो है मोस्टली आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम मिलता है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती हूँ क्वींसलैंड में। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ऑस्ट्रेलिया ही आना है और यहीं पे आके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत वैरायटी है स्पेशलिटी में, आपको अगर किसी भी स्पेशलिटी में जाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ईजी कहीं नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आपको कितना काम करना है, आपको कितनी मेहनत कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर। ईजी कहीं पर तो नहीं है, ना इंडिया में, ना रशिया में, ना यहाँ पर। तो मैं कैसे आई ऑस्ट्रेलिया? मैंने पहले इंडिया आते सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया AMC के लिए रिसर्च करना कि कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे क्या होता है। रिसर्च करने के बाद मैंने बुक्स उठाई और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने 8 महीने AMC 1 के लिए प्रिपेयर किया। मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था, और मिड अगस्त में स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना। मैंने अपना एग्ज़ाम दिया मार्च 2023 में, और रिज़ल्ट आता है 1 महीने बाद। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। अगर आपको AMC 1 के लिए तैयारी करनी है, एग्ज़ाम ईजी नहीं है, कोई इनका भी एग्ज़ाम ईजी नहीं होता लाइसेंस के लिए। आप बस मेहनत कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, आपकी नॉलेज है तो आप कोई भी एग्ज़ाम दिया कर लोगे। इंडिया हो, NCR हो, या फिर ये वो AMC हो, या USMLE हो, बहुत लोग करते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अगर पढ़ाई करनी है उसके लिए तो आप पहले तो टेलीग्राम पे जाके AMC रिकॉल का ग्रुप है, वहाँ पर जाके आप स्टार्ट करें। एक स्टडी पार्टनर ढूंढें, जो स्टडी पार्टनर आपको हेल्प करेगा, बताएगा कौन सी बुक्स चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, आप कहाँ से कैसे प्रायोरिटाइज करनी है चीज़ें, कैसे पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो मैं सबसे पहली चीज़ जो मैंने की थी वो यही थी, टेलीग्राम पर जाके ग्रुप ज्वाइन करें AMC के, फेसबुक पे जाके ग्रुप ज्वाइन करें AMC के। बाद आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको मेंटोर्स मिलेंगे हेल्प करने के लिए। क्लासेस भी बहुत होती है, मैंने कोई क्लास नहीं ली, बट आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो कोई सब्सक्रिप्शन, कोई क्लास, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत एक्सपेंसिव है। एग्ज़ाम देने के लिए आपको पहले तो ग्रेजुएट होना चाहिए। एग्ज़ाम के क्राइटेरिया हैं, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो पहले आप ECFMG पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बना के यहाँ पे आप अपनी डिग्री वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद वो वेरिफिकेशन होने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया के पोर्टल पे जाएंगे। AMC का एक पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके आप पोर्टल पे आपके कुछ पैसे लगते हैं पोर्टल को, पोर्टल पे बनाने के लिए। उसमें आप अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी पड़ेगी, और वो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एग्ज़ाम का स्लॉट मिल सकता है। अब वो स्लॉट लेने के लिए आपको पैसे जो लगते हैं, अभी हर जनवरी में वो बढ़ जाते हैं, तो इस जनवरी में बढ़ गए हुए तो मुझे नहीं पता अभी कितने हैं। हाँ, तो एक्सपेंसिव है एग्ज़ाम, तो मेक श्योर कि आप एक बार जो पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, उसी हिसाब से डेट ले रहे हो। अगर आप फिर भी डेट लेने के बाद आपको लगता है कि आप प्रिपेयर नहीं हो एग्ज़ाम के लिए, आप उसको 2 बार ही चेंज कर सकते हो विदाउट एनी फीस। जब तक मैं दे रही थी एग्ज़ाम, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगी। मुझे अब नहीं पता, कुछ रूल्स चेंज हो गए या कुछ हो गया, तो आप अपना भी सर्च कर सकते हो। तो आप 2 बार ही चेंज कर सकते थे डेट, मतलब 3 डेट ले सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, और वो विदाउट एनी फीस लगता है। लेकिन अगर 3rd टाइम के बाद करते हो आपको पूरी एग्ज़ाम की फ़ीस दोबारा देनी पड़ेगी। पासिंग रेट कुछ ज़्यादा नहीं है इसका, लेकिन अगर आप देखो तो पढ़ाई करने वाले लोग पास हो जाते हैं। उसके बाद आपको दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये इसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लिमिटेड रजिस्ट्रेशन मिलेगा AMC 1 के बाद, जो मेरे पास लिमिटेड रजिस्ट्रेशन है। बट अगर आपको प्रोविजनल चाहिए तो उसके लिए आपको AMC 2 देना पड़ेगा, जो क्लिनिकल होता है उसकी की तरह होता है, लेकिन और वो भी बहुत एक्सपेंसिव एग्ज़ाम होता है। उसकी भी पासिंग परसेंटेज 25% है, कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, तो ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है वो। लेकिन मैंने वो नहीं दिया। आप AMC 1 के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब मिलती है, मुश्किल होता है लेकिन मिल जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिल जाती है, लेकिन डिफ़िकल्ट होता है, ईजी नहीं होता।
यहाँ पे इंटर्नशिप करना भी डिफ़िकल्ट है, बहुत बहुत रेयर होता है कि, क्योंकि एक कैटेगरीज होती हैं इनकी इंटर्नशिप के लिए कि फर्स्ट हो गया ऑस्ट्रेलियंस, जो ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट्स हैं या ऑस्ट्रेलियन है वो उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है। फिर सेकंड आते हैं जो ओवरसीज स्टूडेंट होते हैं, जो यहाँ पे मेडिकल डिग्री ले रहे होते हैं, उनका सेकंड प्रायोरिटी होती है। फर्स्ट इज़ ए, सेकंड इज़ बी, सी आ जाता है जो भी उनके लिंक्ड वो है, न्यूजीलैंड हो गया या फिर कहीं इंटर्नशिप की जो कैटेगरीज होती हैं वो आप एक बार इंटरनेट पे देख लेना। सबसे लास्ट में आता है इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स, जिनको बहुत ही 0.01% चांसेस होता है कि इंटर्नशिप यहाँ पे मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ दिमाग में रखो कि बहुत रेयर सिचुएशन होती है इंटर्नशिप यहाँ पे मिले, लेकिन अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन वो स्ट्रेस होता है कि नहीं मिली तो क्या करोगे फिर, तो उस हिसाब से करना। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रही हूँ तो मेरा भी उसी हिसाब से स्ट्रेस लेवल इतना हाई था जब मुझे जॉब ऑफर्स के लिए मैं वेट कर रही थी। उसके बाद अगर आपको प्रोविजनल लाइसेंस चाहिए, क्योंकि आप अगर लिमिटेड पे आ रहे हो तो आपको प्रोविजनल एक साल में लेना पड़ेगा। किसी केस में वो एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन लेना है तो AMC 2 देना पड़ेगा, या फिर आप अप्लाई कर सकते हो वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट में। उसमें क्या WBA इन शॉर्ट, उसमें क्या करना पड़ता है आपको, उसी हॉस्पिटल, बहुत लिमिटेड हॉस्पिटल होते हैं हर स्टेट में जो आपको WBA प्रोवाइड करते हैं। उस हॉस्पिटल में आपको पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वहाँ पे काम करते हुए होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो WBA के लिए। और बहुत रेयर केसेस में होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं उस चीज़ के लिए जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं। AMC 2 दे बेटर आइडिया वो होता है, WBA थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पाना। तो WBA अगर आप उस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो अप्लाई करिए, आपको मिल जाएगा। तो ईजी 99% पासिंग रेट होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी हॉस्पिटल को जान चुके होते हो, कैसे काम करना है वो जान चुके होते हो। का जो डायरेक्टर होता है या डायरेक्टर ऑफ क्लिनिकल ट्रेनिंग या कंसल्टेंट होता है उस डिपार्टमेंट का, वो आपका मिनी टेस्ट लेते हैं। वो आपको एक पेशेंट प्रेजेंट करना पड़ता है, उस पर आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, और वो आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपको उनका आंसर देना है, उनका सही आंसर देना है, और वो उस हिसाब से आपको मार्क करेंगे और वही चीज़ वो सबमिट कर देंगे आपका को। बात करते हैं लाइसेंस की। एग्ज़ाम देने के बाद आपको लाइसेंस नहीं मिलता है, जॉब मिलने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। अगर आपको किसी भी स्टेट में जॉब मिल गई है तभी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल को भी आपके फॉर्म्स भरने पड़ता है कि इस हॉस्पिटल में ये काम करने वाला है, उस बेसिस पे आपको लाइसेंस मिलता है, अदरवाइज आपको लाइसेंस नहीं मिलता। ये एग्ज़ाम्स आपके लाइफ टाइम चलेंगे। आप कभी भी, अगर आपने आज एग्ज़ाम दे दिया है, पास कर लिया है, और आप ज़िंदगी में कभी भी आप उस एग्ज़ाम को यूटिलाइज़ करके अपना लाइसेंस ले सकते हैं, अगर आप फ्यूचर में कभी जॉब करना चाहें। बाकी कोई और क्वेश्चंस हो, मेरे हिसाब से तो इतना ही बहुत नॉलेज है जानने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चंस हो आप गूगल भी कर सकते हो, नहीं तो पूछ भी सकते हो। सो आई होप ये इन्फॉर्मेटिव हो। एनीवेज, बाय।